नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल को डिटेल में समझा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे 3 चैप्टर को, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। ये डायरेक्टली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेज के राइट्स और वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इन कमीशंस का काम सिर्फ रेकमेंड करना नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज को मॉनिटर करना और इंश्योर करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ग्राउंड लेवल पर अप्लाई हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के साथ। यहाँ पे सबसे पहले आता है एनसीएससी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है आर्टिकल 338। ये कमीशन एससीज के राइट्स और सेफगार्ड्स की रक्षा के लिए बना है। इसका काम होता है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करना, कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देना, ताकि एससीज के सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई कमी ना रहे। यहाँ पे अगला है एनसीएसटी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये आर्टिकल 338A के अंडर एस्टैब्लिश्ड है। ये कमीशन स्पेसिफिकली शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर, उनके कल्चरल राइट्स, लैंड राइट और फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज पर काम करता है। इसका मेन रोल होता है ये इंश्योर करना कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के राइट्स वायोलेट ना हो, उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज का रिस्पेक्ट हो और उनके डेवलपमेंट के लिए टारगेटेड मेजर्स लिए जाए। यहाँ पे तीसरा है एनसीबीसी, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। ये आर्टिकल 338B के अंडर बना है। इनका काम होता है बैकवर्ड क्लासेज के सोशल और एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस देना, उनकी इंक्लूजन या एक्सक्लूजन के मैटर्स पर रिकमेंडेशन देना और बैकवर्ड क्लासेज के राइट्स की प्रोटेक्शन करना। इस कमीशन की रिकमेंडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाने में। तो दोस्तों, ये था कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम देखेंगे कि कैसे एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी का एवोल्यूशन हुआ, मतलब कैसे इनकी शुरुआत हुई, कैसे ये बदलते रहे और कैसे आज के फॉर्म में आए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइमलाइन के साथ। तो पहले बात करते हैं एनसीएससी की। तो दोस्तों, ओरिजिनली आर्टिकल 338 के अंडर सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर फॉर एससीज एंड एसटीज होता था जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता था। लेकिन 1978 में इसे एक्सपांड करके एक नॉन स्टेच्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बनाया गया ताकि काम और इफेक्टिवली हो। फिर 1987 में इसका नाम चेंज करके नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज रख दिया गया, जो दोनों कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए काम करता था। फिर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के थ्रू इसे एक हाई लेवल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। इसके बाद दोस्तों 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इस एक्ट ने इस कॉम्बाइंड कमीशन को 2 अलग अलग बॉडीज में डिवाइड कर दिया, एक एनसीएससी और दूसरा एनसीएसटी। ये बाइफर्केशन 2004 से लागू हुआ। अब बात करते हैं एनसीएसटी की। तो देखिए, 2003 तक एससी और एसटी कॉम्बाइंड कमीशन का ही हिस्सा था, लेकिन 1999 में ट्राइबल मैटर्स को अलग फोकस देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्रिएट की गई। और फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद 2004 से एनसीएसटी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। अब बात करते हैं एनसीबीसी की, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। तो दोस्तों, 1992 के मंडल केस जजमेंट के बाद बैकवर्ड क्लासेज के लिए एक स्टैट्यूटरी एनसीबीसी बनाया गया था, एनसीबीसी एक्ट 1993 के थ्रू। और 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया और आर्टिकल 338B में इंक्लूड कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा
कि कैसे NCSC, NCST और NCBC ने अपनी जर्नी तय की, एक स्पेशल ऑफिसर से शुरू होके कॉम्बाइंड कमीशन के फेज से गुजर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनने तक। हर अमेंडमेंट और हर रिफॉर्म ने इनके स्कोप और पावर्स को सेव किया ताकि ये अपने टारगेट कम्युनिटीज के राइट्स और वेलफेयर को और मजबूत बना सके। ये टाइमलाइन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का रिकॉर्ड नहीं बल्कि भारत के सोशल जस्टिस के कमिटमेंट का एक जीता जागता सबूत है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे कि इन तीनों कमीशंस का कंपोजिशन कैसे होता है, यानी इनके अंदर का स्ट्रक्चर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि NCSC, NCST और NCBC तीनों का कंपोजिशन सेम होता है। यहाँ पे सबसे पहले होते हैं एक चेयरपर्सन। ये कमीशन का हेड होते हैं जो मीटिंग्स को लीड करते हैं, पॉलिसीज गाइड करते हैं और गवर्नमेंट के सामने कमीशन का स्टैंड रखते हैं। दूसरा है वाइस चेयरपर्सन। तो देखिए, अगर चेयरपर्सन किसी वजह से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाए तो वाइस चेयरपर्सन उसका काम संभालते हैं, यानी ये बेसिकली सेकंड इन कमांड होते हैं। फिर होते हैं 3 मेंबर्स। ये डिफरेंट एरियाज के एक्सपर्ट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये मेंबर्स अपने अपने डोमेन नॉलेज से कमीशन के काम को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन सभी यानी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट भारत के प्रेसिडेंट द्वारा होती है। ये एक स्पेशल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू होती है जिसे हम कहते हैं वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और हाँ, इनका सर्विस कंडीशन और टेन्योर यानी काम करने की शर्तें और समय की अवधि भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। मतलब कि ड्यूरेशन, सैलरी, अलाउंसेज सब कुछ प्रेसिडेंट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि लीडरशिप क्लियर हो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बैलेंस्ड हो और हर कमीशन अपने मैंडेट को इफेक्टिवली पूरा कर सके। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करेंगे इन कमीशंस के कॉमन फंक्शंस की, यानी वो काम जो NCSC, NCST और NCBC तीनों का बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो चलिए हर एक को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन है इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करना उन सेफगार्ड्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ के अंडर दिए गए हैं। मतलब ये देखते हैं कि SCs, STs या BCs के लिए जो प्रोटेक्शन और राइट्स दिए गए हैं वो ग्राउंड पर सही तरीके से अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेंट्स को इंक्वायर करना जो डिप्राइवेशन ऑफ राइट से रिलेटेड होती है, यानी अगर किसी को लगता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स वायोलेट हुए हैं तो ये कमीशन उनकी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करता है। तीसरा काम है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना और गवर्नमेंट को एडवाइस देना। साथ ही ये इवैल्यूएट भी करते हैं कि जो डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही है उनका प्रोग्रेस कैसा है। नेक्स्ट है हर साल और ज़रूरत के हिसाब से पीरियोडिक रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को देना। इन रिपोर्ट्स में ये अपने काम का रिव्यू, रिकमेंडेशन और ऑब्जर्वेशंस मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट को रिकमेंड करना कि सेफगार्ड्स का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। मतलब अगर कोई गैप या प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन सजेस्ट करना। और लास्ट फंक्शन है वो सारे वेलफेयर, प्रोटेक्शन और एडवांसमेंट से रिलेटेड काम जो प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करे। मतलब अगर फ्यूचर में कोई नया इशू आए तो उस पर भी कमीशन काम कर सकता है। तो दोस्तों, इन कॉमन फंक्शन से क्लियर है कि NCSC, NCST और NCBC सिर्फ मॉनिटरिंग बॉडीज नहीं है बल्कि एडवाइजरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल्स भी प्ले करते हैं। इनका काम भारत के सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क की बैकबोन बनाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे उन स्पेशल फंक्शंस की जो इन कमीशंस को अपने जनरल काम के अलावा परफॉर्म करने होते हैं। ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके टारगेट कम्युनिटीज के यूनिक नीड्स को एड्रेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से। तो देखिए, इस कमीशन का रोल एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी वैसा ही होता है जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए।
यानी एंग्लो इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को मॉनिटर करना, उनके वेलफेयर के लिए रिकमेंड करना और उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 2018 तक एनसीएससी के पास अदर बैकवर्ड क्लासेज का काम भी था। मतलब ओबीसीज के राइट्स और सेफगार्ड्स को मॉनिटर करना भी इसके फंक्शंस में इंक्लूडेड था। लेकिन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज को दे दी गई। तो ये था दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का कुछ एडिशनल फंक्शंस। तो चलिए अब चलते हैं एनसीएसटी पे। तो देखिए एनसीएसटी के लिए 2005 के प्रेसिडेंशियल डायरेक्शंस के तहत एक स्पेशल काम है और वो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। यानी ट्राइबल कम्युनिटी जो जंगल के रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है उनके राइट्स का सेफगार्ड करना। नेक्स्ट है ये कमीशन ट्राइबल एरियाज के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिनरल, वाटर और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसलिए ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और बेनिफिट्स लोकल कम्युनिटीज को मिले। नेक्स्ट है ट्राइबल लाइवलीहुड स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना भी एनसीएसटी का एक काम है। मतलब उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को प्रोटेक्ट करते हुए नए इनकम सोर्सेज क्रिएट करना। नेक्स्ट है डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स के रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट को इम्प्रूव करना। ये स्पेशली तब होता है जब माइनिंग, डैम कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट है एनसीएसटी का एक इम्पोर्टेंट काम है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की ज़मीन का प्रोटेक्शन। प्रिवेंट लैंड एलियनेशन का मतलब है कि ट्राइबल्स की लैंड को इलीगली या अनफेयर तरीके से उनसे छीना ना जा सके। इसमें एनसीएसटी इंश्योर करता है कि लैंड ट्रांसफर लॉज फॉलो हो और जो भी इलीगल डील्स हुई है उन्हें कैंसिल या रिवर्स किया जा सके। नेक्स्ट है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और सोशल एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाने के सामूहिक कैंपेन्स में इन्वॉल्व करना भी एनसीएसटी का काम है ताकि नेचर और लाइवलीहुड दोनों का बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट है पेसा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवाना भी इसका काम होता है। ये एक ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस को एम्पावर करता है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रेड्यूस और एलिमिनेट करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाना भी इसका काम होता है ताकि सस्टेनेबल फार्मिंग हो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है एक जगह फसल उगाने के बाद दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना। तो दोस्तों ये थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के स्पेसिफिक फंक्शंस। तो चलिए अब चलते हैं एनसीबीसी पे। तो दोस्तों एनसीबीसी का प्राइमरी फोकस सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज पर होता है उनके वेलफेयर और राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। इनका एक की फंक्शन है इंक्लूजन या एक्सक्लूजन का रिव्यू करना। यानी कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज लिस्ट में आएगा और कौन हटाया जाएगा इसका रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देना। तो दोस्तों ये थे एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी के स्पेशल फंक्शंस जो इनके जनरल काम के साथ साथ इनके टारगेट कम्युनिटीज़ के स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करते हैं। इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मकसद है कि हर कम्युनिटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सेफगार्ड्स और डेवलपमेंट का पूरा फ़ायदा मिल सके और उनके यूनिक चैलेंजेस का प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला जा सके। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे इन कमीशंस के पावर्स की। ये पावर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इन्हें सिविल कोर्ट के पावर्स दिए गए हैं। मतलब जब ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इनका ऑथोरिटी कोर्ट के बराबर होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला पावर है किसी भी व्यक्ति को समन करना यानी बुलाना और उनसे ओथ यानी शपथ दिलवाना ताकि उनकी स्टेटमेंट्स लीगल वैल्यू रखे। नेक्स्ट है किसी से डॉक्यूमेंट्स का डिस्कवरी और प्रोडक्शन करवाने का। मतलब अगर किसी केस के लिए रिकॉर्ड्स या पेपर्स चाहिए तो यह कमीशन उन्हें प्रेजेंट करने का ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट है एफिडेविट के थ्रू एविडेंस लेना। एफिडेविट एक रिटन स्वॉन स्टेटमेंट होता है जो लीगल प्रूफ के रूप में यूज होता है।
चौथा है किसी भी कोर्ट या गवर्नमेंट ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड्स मंगवाना। मतलब अगर कोई फाइल, रजिस्टर या रिपोर्ट किसी ऑफिशियल बॉडी के पास है तो कमीशन उसका एक्सेस ले सकता है। नेक्स्ट है किसी विटनेस को एग्जामाइन करने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए समन्स इशू करना, बिल्कुल कोर्ट की तरह। और लास्ट पावर है कोई भी दूसरा काम जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करे। मतलब अगर प्रेसिडेंट किसी स्पेशल अथॉरिटी या फंक्शन का ऑर्डर दे तो कमीशन उसे परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों ये थे कमीशंस के मेन पावर जो उन्हें अपने काम को इफेक्टिवली और लीगली एनफोर्स करने का अधिकार देता है। सिविल कोर्ट के पावर्स होने का मतलब है कि इनकी इंक्वायरीज सिर्फ रिकमेंडेटरी नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग के साथ होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम समझेंगे इन कमीशंस के रिपोर्टिंग प्रोसीजर की, यानी ये अपना काम कैसे रिपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट उस पर क्या एक्शन लेती है। ये प्रोसेस हर कमीशन के लिए सेम होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है कमीशन अपने एनुअल रिपोर्ट्स और ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल रिपोर्ट्स भारत के प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। इन रिपोर्ट्स में रिकमेंडेशन, फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस होते हैं। दूसरा स्टेप है प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखता है। साथ में एक मेमोरेंडम होता है जिसमें गवर्नमेंट बताती है कि रिकमेंडेशन पर क्या एक्शन लिया गया और अगर किसी सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उसका रीजन क्या है। यहाँ पे तीसरा स्टेप है अगर रिपोर्ट किसी स्टेट से रिलेटेड है तो वो रिपोर्ट पहले गवर्नर को भेजी जाती है। गवर्नर इसे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है और साथ में इसके एक मेमोरेंडम होता है जो बताता है कि रिकमेंडेशन पर क्या एक्शन लिया गया और नॉन एक्सेप्टेंस का रीजंस क्या है। तो दोस्तों इस रिपोर्टिंग प्रोसीजर से ये इंश्योर होता है कि कमीशंस की फाइंडिंग और रिकमेंडेशन सिर्फ फाइल तक सीमित ना रहे बल्कि उन्हें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर तक पहुंचाया जाए। इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन पर एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बन जाता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इन कमीशंस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है पॉलिसी मेकिंग में भी। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट फिक्स की है जो हर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करनी होती है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पे रूल ये है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जब भी अपने रेस्पेक्टिव कम्युनिटीज जैसे SC, ST या BC को इफेक्ट करने वाले मेजर पॉलिसी मैटर डिसाइड करते हैं तो उन्हें कॉन्सर्न कमीशन से कंसल्ट करना होता है। मतलब कमीशन की ओपिनियन लेना मैंडेटरी है ताकि पॉलिसीज ग्राउंड रियलिटी और कम्युनिटी के नीड्स के अकॉर्डिंग बन सके। इस कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट का मकसद ये है कि पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्टली उन बॉडीज का इनपुट शामिल हो जो अपने टारगेट कम्युनिटीज के इशूज को सबसे अच्छी तरह समझती है। इससे पॉलिसीज ज़्यादा प्रैक्टिकल, इंक्लूसिव और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के स्पिरिट के अकॉर्डिंग बन पाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से 3 चैप्टर को ख़त्म किया। नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।